Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की बात चल रही थी, रासायनिक बलगति की बात चल रही थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरएनए समीकरण के बारे में। पहले हमने पढ़ा था वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ा था, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। इसके साथ ही मैंने समाकलित वेग समीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे आरएनए समीकरण। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरएनए समीकरण। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि सीबीएसई में 2020 में इस टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में अभी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, वैसे तो हालांकि ये हटा दिया जाएगा या फिर हट सकता है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस में हटा दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी आरबीएसई में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आरएनए ने क्या कहा। देखो कोई रिएक्शन देखते हैं हम। हमारे पास कोई रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, कोई अभिकारक है। मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई अभिकारक है और सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी प्लस सी से हमारे पास बन रहा है ए सी प्लस बी। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों, ए सी प्लस बी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। एक मिनट, यहाँ पे इससे ये बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आरएनए ने क्या कहा। आरएनए ने क्या कहा कि हम अभिकारक के जितने भी अणु लेते हैं, हम रिएक्टेंट के जितने भी अणु लेते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल लेते हैं, वो सभी की सभी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। यहाँ पे मैं आरएनए ने क्या बताया वो बताता जाऊंगा और उससे क्या निष्कर्ष निकला वो भी मैं साथ में लिखता जाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, देखो आरएनए ने क्या कहा कि अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर कौन से अणु होते हैं। तो आरएनए ने पहली बात क्या कही कि अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल एक्टिव मॉलिक्यूल्स या सक्रिय अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। सक्रिय अणु ही उत्पाद में बदलते हैं। ये किसने कहा, आरएनए ने कहा। किसने कहा बच्चों, आरएनए ने कहा। सक्रिय अणु ही उत्पाद में बदलते हैं। ठीक है, अब मैंने आरएनए से पूछा, आरएनए जी ये सक्रिय अणु क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, मुझे बच्चों को बताना है तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा सक्रिय अणु वे अणु हैं जिनके पास कम से कम इतनी ऊर्जा हो कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। देखो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, यहाँ मैंने लिख दी एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दी ऊर्जा और यहाँ लिख दी मैंने अभिक्रिया की प्रगति। ठीक है, तो सक्रिय अणु कौन से होते हैं उसकी बात चल रही थी। पहली बात तो देखो, पहली बात क्या है हमारे पास कि सक्रिय अणु ही उत्पाद में बदलेंगे। जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो ही प्रोडक्ट में चेंज होंगे, उसके अलावा और कोई अणु प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात हमारी क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों। अब उसके बाद किसी ने पूछा सक्रिय अणु क्या है, उसकी बात हमारे पास चल रही थी। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो आर्यनिस ने कहा कि हमारे पास जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना होता है, जब अभिकारक को उत्पाद में बदलना होता है, तो उनको कुछ आवश्यक ऊर्जा चाहिए होती है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ए बी है और सी है, ठीक है, ए बी है और सी है, ठीक है। यहाँ इनको चेंज होना है ए सी में और बी में, ठीक है। ए बी को और सी को किस में चेंज होना है, ए सी और बी में, यानी कि ए और बी का बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले कार्यक्रम में, इस वाले प्रोग्राम में हमको कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए। हर काम में कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, कम से कम न्यूनतम ऊर्जा तो मिले। जैसे हमको चाय बनानी है, चाय बनाते टाइम हम क्या करते हैं, चाय में हमको पता है चाय में चाय की पत्ती डलेगी, चीनी डलेगी, पानी डलेगी, ठीक है, आपको पता है। और आप उसको ऐसे ही रख दो तो क्या चाय बन पाएगी, क्या नहीं बन पाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाय को उबालना पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी। गैस क्यों जला रहे हैं, जिससे उसको ऊर्जा मिल सके, ठीक है, कम से कम ऊर्जा मिल सके, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अणुओं को इतनी ऊर्जा मिल सके, ठीक है। जो अणु इस ऊर्जा तक पहुंच जाता है वो सक्रियण अणु कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सक्रिय अणु की बात कर रहे हैं तो वे अणु जो सक्रियण ऊर्जा रखते हैं, सक्रियण ऊर्जा रखते हैं, वे अणु जो सक्रियण ऊर्जा रखते हैं। राइटिंग थोड़ी खराब है तो इसलिए थोड़ा सा बुरा मत मानना। वे अणु जो सक्रियण ऊर्जा रखते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, सक्रिय अणु कहलाते हैं, ठीक है। सक्रिय अणु कहलाते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो दो बात, सक्रिय अणु ही उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। और सक्रिय अणु कौन से होते हैं, जिनके पास सक्रियण ऊर्जा हो, ठीक है। अब मैंने पूछा आर्यनिस जी, चलो हमने बात मान ली। अब तीसरी बात हमें ये बताइए कि ये सक्रियण ऊर्जा है वो क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा है वो क्या होती है। तो उन्होंने कहा भाई देखो सीधी सी बात है, ऐसी न्यूनतम ऊर्जा मिनिमम एनर्जी जो अभिकारक को उत्पाद में बदल सके, ऐसी कम से कम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल सके, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सके, अभिकारक को उत्पाद में बदल सके, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। वो हमारे पास कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब देखो यहां पे अभिक्रिया के बीच में यहां पे देखो ए और बी के बीच जो बॉन्ड है वो तोड़ना है, ठीक है। और ए का बॉन्ड बनाना है सी से, ताकि हमारे पास बन सके ए सी बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे जब सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है और ये सक्रियण अणु बन जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सक्रियत संकर बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है सर, ठीक है। देखो अभिक्रिया के बीच में जब सक्रिय अणु होते हैं उनको ऊर्जा मिल जाती है, न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है, तो उनके बीच में पुराने बॉन्ड तो बनते हैं, साथ में नए बॉन्ड और बनते हैं, ठीक है। पुराने बॉन्ड तो बने हुए होते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि पुराने बॉन्ड तो बने हुए होते हैं और नए बॉन्ड भी बनने वाले होते हैं, ठीक है। तो पुराने बॉन्ड टूटने की स्थिति में होते हैं और नए बॉन्ड जुड़ने की स्थिति में होते हैं। कब, ये सक्रियण ऊर्जा वाली स्थिति में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा की बात हो गई, ये सक्रिय संकर हो गया ये वाली अवस्था, ठीक है। एक बात और देखो,
अब किसी ने कहा कि सक्रियण ऊर्जा को अच्छे से परिभाषित करो, ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ बताओ। ठीक, मैंने कहा ठीक है। देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होती है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है, सबके पास थोड़ी बहुत तो ऊर्जा होती है, कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उनको हम बोलते हैं औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा, ठीक है। और ये वाली औसत ऊर्जा 0 से लेके यहाँ तक जो मॉलिक्यूल्स के पास पहले से ही है, ठीक है। और कुछ ऊर्जा उनको टक्करों के द्वारा मिल जाती है, और ये वाली ऊर्जा यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊर्जा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है बच्चों। क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं दहली ऊर्जा, ठीक है। मैंने आपको यही बात यहाँ क्लियर कर दी। दहली ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जा मिला के, ठीक है, औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, वो हमारे पास क्या होती है, दहली ऊर्जा होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। ये जब हमको मिलेगी तो हमारे पास अभिकारक किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। देखो आरएनएस समीकरण की वैसे तो पूरी समीकरण है ना, लेकिन यहाँ 12th में आपके इतना नहीं है, ठीक है। तो बीएससी में है, बीएससी में मैंने पढ़ा है, मेरी पहले की क्लासेज में पढ़ा है आरएनएस समीकरण। अगर किसी को पूरा डेरिवेशन देखना है तो मेरी पहले की वीडियो में पढ़ा है, बीएससी वाली में, 12th वाली में नहीं, बीएससी वाली में। लेकिन 12th के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आरएनएस ने इन सभी सिद्धांतों के आधार पर अपनी एक समीकरण दी। 12th में सीधा ही है, 12th में घुमा के नहीं है, 12th में सीधा ही है। तो आरएनएस ने एक समीकरण दी, कौन सी, k बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं आरएनएस समीकरण, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आरएनएस समीकरण। यहाँ पे k क्या है, ये k क्या है, k हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, ठीक है। अब आप कहेंगे a क्या है, a हमारे पास कांस्टेंट है, a हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, चर घातांकी स्थिरांक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो पहले लगता है, प्री चर घातांकी स्थिरांक, ठीक है। आप कहेंगे EA क्या है, EA हमारे पास सक्रियण ऊर्जा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, R हमारे पास क्या है, गैस स्थिरांक है, क्या है बच्चों, गैस स्थिरांक है, ठीक है। और T क्या है, T तो आपको पता ही है, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, आरएनएस समीकरण हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आरएनएस समीकरण हो गई। एक मिनट, अब आरएनएस ने इस समीकरण के द्वारा ही एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया, सक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया, ठीक है। तो कैसे बताया, उन्होंने क्या किया, ये जो समीकरण 1 है इसका लॉग ले लिया, ठीक है। तो समीकरण 1 का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर देखो आपके दो टॉपिक बन के आ सकते हैं इसमें, आरएनएस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा। आरएनएस समीकरण से हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना बता रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का लॉग ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग k इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग a इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको और खोल के लिखना है तो वो और खोल के लिख दो, तो k, ठीक है, तो log E
देखो जब कोई e की पावर के रूप में होता है, e की पावर के रूप में होता है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं e की पावर को, और मैं इसको लिख सकता हूँ -EA/RT। किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको हम जब आगे log लग रहा है तो हम इसमें ये इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 वो, समीकरण नंबर 2 ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग टेम्परेचर लिया, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर लिया। तो जैसे मैंने 2 अलग अलग टेम्परेचर लिए, मैंने लिया T1 ताप पर वेग, मैंने मान लिया, मैंने 2 अलग अलग कंडीशन ले ली, मैंने T1 ताप पर ली तो T1 ताप पर वेग लिख लिया K1 और T2 ताप पर वेग लिख लिया K2, ठीक है। आप कहेंगे अलग अलग कंडीशन क्यों ली, देखो मुझे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निकालनी है तो मैं 2 बिंदु ले लेता हूँ, है ना, 2 अलग अलग टेम्परेचर ले लेता हूँ तो उनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो T1 ताप पर वेग इज इक्वल टू K1, T2 ताप पर वेग इज इक्वल टू K2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, K2 हो गई, ठीक है। तो दोनों K1 और K2 दोनों मान रख सकते हैं हम। तो पहले हम क्या करते हैं, log E K1, ठीक है। और यहां पे मैंने आगे क्या रख दिया, log A माइनस EA/RT1, T1 ताप पर ले रहा हूं ना तो RT1, ये हमारे पास हो गई समीकरण नंबर 3। उसके बाद मैंने लिया log K2 इज इक्वल टू log EA माइनस EA/RT2, ठीक है। ये मैंने पहली वाली कंडीशन पे ले लिया, ये मैंने दूसरी वाली कंडीशन पे ले लिया, ठीक है। ये मैंने पहली वाली कंडीशन पे ले लिया, ये मैंने दूसरी कंडीशन पे ले लिया। अब मैंने क्या किया, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दिया, ठीक है। समीकरण 4 में से समीकरण 3 माइनस कर दी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, log E K2 माइनस log E K1, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, ये log E से log E कट सकता है अगर हम काटना चाहें तो, ठीक है। और EA/R इसमें कॉमन आ सकता है, EA/R, ठीक है। अगर इसको आगे सोल्व किया जाए, ठीक है, इसको आगे सोल्व किया जाए तो इसमें आएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये कैसे आया, देखो इसको सोल्व करेंगे, EA/R ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों में से ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और जब ये माइनस में जाएगा तो ये T1 वाला भाग क्या है, प्लस का हो जाएगा और ये T2 वाला भाग माइनस का हो जाएगा। ये सोल्व करके देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही आपके पास। तो 1/T1 माइनस 1/T2, इसको आगे सोल्व करते हैं। अच्छा log E K2 है, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, log E K2/K1 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आगे हमको सोल्व करना है तो EA/R, ठीक है, T1 T2, T1 से T1 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, T2 माइनस T1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पे EA/R T2 माइनस T1, T1 T2, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये समीकरण हो गई, ठीक है। अब log E को लिखना चाहूँ मैं, log अगर E को लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2.303 log 10 K2/K1 इज इक्वल टू EA
अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ये हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। और देखो लास्ट स्टेप अगर मैं करना चाहूँ तो 2.303 को इधर ले जा सकता हूँ नीचे, तो मैं इसको कर सकता हूँ R इंटू 2.303। यहाँ जगह नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया। तो ये जो हमारे पास समीकरण निकल के आई है, इस समीकरण की सहायता से हम आरएनएस समीकरण निकाल सकते हैं। ये सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो ये सारी वैल्यू आपको दी गई होगी, आपको सिर्फ क्या करना है, ई एक तरफ रख के सारी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, किसी भी समीकरण की सक्रिय ऊर्जा की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।